मैंने पहले अटेम्प्ट में मैं उस परीक्षा का प्रीलिम्स ही पास नहीं कर पाया। ऐसे करते 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 4 अटेम्प्ट और हुए कि मेरी ज़िंदगी के 5 साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। वह बाकी और भी बहुत लोग ये बता रहे थे कि अब पढ़ के क्या करेगा, इसको कुछ अच्छी नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन मुझे बस इतना पता था कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम पर शाम ही तो है। नमस्कार, मैं नीलेश केसरी बिहार के मुंगेर ज़िले के छोटे से ब्लॉक हवेली खड़गपुर का निवासी हूँ। मेरे माता पिता का जीवन पहले से ही बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मेरे पिता को मुंगेर से पलायन होकर के नोएडा आना पड़ा था। वहाँ वो छोटी सी नौकरी कर रहे थे और बाद में कुछ समय के बाद उन्होंने हमें भी वहाँ पर बुलाया। और वहाँ पे एक छोटा सा स्लम है नोएडा में, और उसी में एक छोटे से कमरा 8 बाई 10 का घर लेकर के हम लोग वहीं पे किराए पे रह रहे थे। धीरे धीरे पिताजी ने कुछ पैसे इकट्ठे करके और उसी स्लम में एक छोटा सा जनरल स्टोर खोला, और उसी जनरल स्टोर के माध्यम से हमारी ज़िंदगी चल रही थी। मैं अपने माता पिता के साथ उस दुकान में बैठता भी था और साथ ही साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। ये लगभग मेरी उम्र के 10 साल से लेकर के 15 साल के बीच की कहानी है। और उसी समय फिर मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। मुझे मेरी रेटिना में GHPC नामक एक जो बीमारी डिटेक्ट हुई। इसके कारण मेरी जो आँख की रेटिना में एक काला धब्बा आ गया, और जिसके कारण मुझे पढ़ने लिखने की क्षमता जाती रही। उसके बाद लगभग 1.5 साल 2 साल तक मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ मेरी बीमारी का खर्च और ये सारी चीज़ें चलती रहीं, और मेरी पढ़ाई बिल्कुल पूरी तरीके से रुक गई। ये वो समय था जब मैंने 10वीं पास की थी और मैं 11वीं में था। ये एक 5 साल का जो समय था वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदलने वाला था। उस इंसिडेंस के पहले मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, मैं बहुत चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता था। मुझे ये इस बात का एहसास नहीं था कि ज़िंदगी के असली मायने क्या हैं। मैं ये मानता था कि ज़िंदगी अच्छी है, बहुत अच्छी है और चलती रही, क्योंकि उस समय भी मुझे कभी एहसास नहीं हो। मैं अपनी दुकान में खुश रहता था, मैं उन गलियों में खुश रहता था, और मैंने इसी क्रम में फुटपाथ पे भी दुकान लगाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। घर की आर्थिक स्थिति मैं जानता था लेकिन उसके बावजूद मुझे किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं दिखाई देती थी। ना मेरे माता पिता ने कभी इस चीज़ का एहसास कराया कि हाँ हम बहुत ही परेशानी में हैं, भले वो कितनी भी परेशानी में रहते हों। लेकिन इस इंसिडेंस के बाद जब मेरी आँख की रोशनी कम हुई और धीरे धीरे मेरी पढ़ने लिखने की क्षमता ख़त्म हो गई, तो जो लोगों के मन में जो अपने लिए लोग लाचारी की भावना देखी, मेरे माता पिता के मन में वो एक असहाय की जो फीलिंग थी कि अब मेरा बच्चा क्या करेगा ज़िंदगी में। कम से कम कुछ तो पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे बड़े भैया वो बहुत पढ़ने में बहुत मेहनत थी। इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने 12वीं में लगभग 92.5% मार्क्स लिए और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन हुआ। और वहीं जब मैंने 10th पास किया था तो मेरे 50.8% आए थे, और किसी भी स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था। और जब ये आँख की प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद बिल्कुल ही प्राकृतिक था कि किसी भी तरीके से कोई भी स्कूल मुझे एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाई कराएंगे। और किसी बड़े स्कूल या बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक मेरे घर की या मेरी आसपास की सोसाइटी की कोई पहुंच नहीं थी। हमारे कोई एक्सपोजर नहीं था कि किस तरीके से ये चीज़ें की जा सकती हैं, किस तरीके से एक बंदा जो देख नहीं सकता है, जो पढ़ नहीं सकता है, वो आगे पढ़ाई कैसे करेगा। और यही जो लाचारी की भावना थी वो मेरे रिश्तेदारों की आंखों में दिखती थी, मेरे माता पिता की जो पीड़ा थी उसमें दिखाई देती थी। तो इस चीज़ को मैंने बदलने का सोचा कि मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, इस चीज़ को परिवर्तित किस तरीके से बदल कैसे सकता हूँ। तो जब मेरी पढ़ाई छूट गई थी तो उस समय मैंने संगीत सीखना शुरू किया, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा एक वैक्यूम सा आ गया था कि सिर्फ दुकान चलाना है और दुकान से घर जाना है। लेकिन उस वैक्यूम को कम करने के लिए मैंने कोशिश की कि मैं कुछ तो करूँ इनोवेटिव, जो प्रोडक्टिव हो, आगे मेरी ज़िंदगी के लिए काम आ सके। तो मैंने संगीत सीखना शुरू किया था। लेकिन संगीत के साथ साथ मुझे ये था कि मुझे अपनी पढ़ाई शुरू करनी ही करनी है। और मैंने कोशिश की कि मैं बहुत सारे NGOs के पास गया कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो पढ़ते आखिर किस तरीके से पढ़ते हैं। तो मुझे
पता चला कि वो ऑडियो बुक्स होती हैं या ब्रेल बुक्स होती हैं जिससे पढ़ाई की जाती है, लेकिन क्योंकि ब्रेल बुक्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी तो ऑडियो बुक से ही ज़्यादातर लोग पढ़ाई करते हैं, और मैंने फिर ऑडियो बुक से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना कि जो अब तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि हम कंप्यूटर भी आवाज़ से सुन करके चला सकते हैं और उसमें भी पूरी तरीके से निपुण हो सकते हैं। तो मैंने उसको भी सीखना शुरू किया और एक NGO से मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया और वहीं से मुझे ऑडियो बुक्स मिली और मैंने लगभग 5 साल के बाद अपने 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जब मैं देख सकता था तो मैं 50% अंक से उत्तीर्ण हुआ, और जब मैं नहीं देख सकता था, नहीं पढ़ पा रहा था, सुन के पढ़ रहा था, तो मुझे 70% मार्क्स थे। उसके बाद एक नई चुनौती थी कि 12वीं के बाद क्या। मेरे घर वाले ये सोच रहे थे कि अब 12वीं के बाद ये क्या करेगा, क्योंकि दूर में मुझे जाने देने की उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं बाहर किस तरीके से ट्रैवल करूँगा, बस के नंबर नहीं देख सकता हूँ या रोड कैसे क्रॉस करूँगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। उसके अलावा बाकी और भी बहुत लोग ये बता रहे थे कि अब पढ़ के क्या करेगा, इसको कुछ अच्छी नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, तो इससे अच्छा इसकी जो दुकान है उसी को तुम थोड़ा अच्छे तरीके से इसे चलाने दो ताकि इसकी ज़िंदगी तो अब कम से कम बीत ही जाएगी। लेकिन मुझे पता था कि ये मेरा भविष्य नहीं है, ये मेरा सपना नहीं है। मुझे अब कुछ इस तरीके से स्थापित करना है अपने आप को कि मेरे माता पिता के जीवन की जो पीड़ा है उसको मैं कुछ कम कर सकूँ, या उन लोगों के अंदर जो लाचारी है, जो मेरे लिए जो लाचारी की भावना देखते हैं, उसको मैं कम कर सकूँ। इसीलिए मैंने फिर ठाना कि नहीं, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और मुझे वहाँ से अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी। मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन मुझे बस इतना पता था कि मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी ही करनी है। मैंने अपने माता पिता को मनाया तो उन्होंने भी बोला ठीक है, आप ऐसा करो, संगीत में ही आप ऑनर्स की डिग्री लो, क्योंकि वो शायद आपके लिए पढ़ने में थोड़ा सा आसान होगा। मुझे बस इतना पता था कि मुझे पढ़ाई करनी है, संगीत हो या इतिहास हो या भूगोल हो या कोई और विषय, मेरे लिए वो मायने उस समय नहीं रखता था। लेकिन मुझे संगीत ने ये ज़रूर हौसला दिया था कि मैं आगे इस चीज़ को लेकर के बढ़ सकता हूँ, और मैंने इस चीज़ को आगे किया। संगीत में BA ऑनर्स की डिग्री मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की, और वहाँ पे मैं फिर से एक मतलब आश्चर्य की बात हुई कि मैं अपने कॉलेज में टॉप कर गया। तो ये धीरे धीरे समय बीत रहा था, साथ ही साथ मुझे ये भी स्पष्ट हो रहा था कि नहीं, अब इससे भी आगे कुछ और करना है, क्योंकि संगीत में मैं आगे जाकर एक शिक्षक बन सकता था, एक प्रोफेसर बन सकता था, लेकिन उसमें भी एक तो समय भी बहुत लगता था, और मेरी परिवार की स्थिति अभी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं 8-9 साल तक मुझे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। हालांकि मेरे भैया साथ ही साथ वो SRCC से पास होने के बाद CA की उन्हें परीक्षा दी, और उस परीक्षा में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया और बहुत अच्छी कंपनी में वो आर्टिकलशिप में उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। लेकिन फिर भी ये था कि परिवार की जो स्थिति थी वो सिर्फ भैया के फाइनेंशियल बर्डन देना ठीक नहीं था। तो मैंने अपने साथ ही साथ ये सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद एक नौकरी पहले ले लूँ, उसके बाद सिविल सेवा की लिए सोचूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी परीक्षा मुझे दिखाई दे रही थी जो अपने आप को उसने स्थापित किया हुआ था कि ये परीक्षा अगर किसी ने पास की तो वो व्यक्ति सच में कुछ कर गुजरा है। तो मैंने भी यही सोचा कि मुझे भी यही चीज़ करनी है, मुझे भी सिविल सेवा परीक्षा ही पास करनी है, और मुझे ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध करना है कि मैं लाचार नहीं हूँ। धीरे धीरे संगीत का मैं स्नातक में पढ़ाई कर रहा था, BA पढ़ रहा था, लेकिन दिमाग में चल रहा था कि सिर्फ संगीत में कोई टीचर बन के या प्रोफेसर बन के मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ पे भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं देख पा रहा था। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा था कि इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है, जितना समय मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के 5 साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। एक मुझे याद आया कि मेरी माँ का भी सपना था कि उनका कोई बच्चा सिविल सेवा परीक्षा में पास हो सके। मेरे बड़े भैया हैं, वो अपनी कॉमर्स की पढ़ाई श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कर रहे थे, और साथ ही साथ वो CA की परीक्षा भी दे रहे थे। तो उनका एक रास्ता अलग हो चुका था कहीं ना कहीं, और उनके ऊपर परिवार की जिम्मेवारियां भी आ गई थी, क्योंकि अब मेरी ना वो दुकान थी और ना ही और कोई फाइनेंशियल जो कमाई का रास्ता था, क्योंकि मेरे पिताजी की भी तबीयत उस समय ठीक नहीं थी और वो दुकान चलाने में भी सक्षम नहीं थे। इसी तरीके से हम उस परिस्थिति में हमने ये सोचा कि सिविल सेवा परीक्षा का मैंने सोच तो लिया है, लेकिन अभी इसको अगर आगे कंटिन्यू करना है तो मुझे पहले एक नौकरी भी करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने फिर बैंक PO की परीक्षा
में शामिल हुआ और वहाँ पे फिर मैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। धीरे धीरे मुझे अपनी इस मंजिल को, जो सिविल सेवा परीक्षा थी, उसको भी पाना था और मैंने उसके लिए फिर से पढ़ाई शुरू की। मैंने पहले अटैम्प्ट में मैं उस परीक्षा का प्रीलिम्स ही पास नहीं कर पाया। मुझे लगा कि मुझे अभी और तैयारी की ज़रूरत है। उसके बाद फिर मैंने एक और अटैम्प्ट दिया। उस अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। फिर ऐसे करते 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 4 अटैम्प्ट और हुए, लेकिन ये था कि हर बार मैं इंटरव्यू तक पहुंच रहा था, कुछ नंबरों से नहीं पास कर पा रहा था। लेकिन ये मुझे पता था कि बस कुछ नंबरों की बात है, कुछ मेहनत की बात है और मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँगा। और 5वें अटैम्प्ट में मैंने फाइनली 2017 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और मैं आज एक भारतीय राजस्व सेवा में IRS ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स के रूप में कार्यरत हूँ और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी है कि मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन आपको कभी उससे हार नहीं माननी है। आपको हमेशा धैर्य के साथ उन मुश्किलों के सामने खड़ा रहना है। हम समस्याओं को देख करके रुक जाते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है? समस्या बस एक परिस्थिति होती है जिसमें आपके सामने जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन आपके पसंद का नहीं होता है या आपकी प्रायोरिटीज़ में कहीं ना कहीं वो बहुत नीचे होता है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को इस तरीके से देखें कि हमारे सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उनमें से बेस्ट को चुनें और बेस्ट को चुनकर हम आगे निकल जाएं, तो वहाँ पे रुकने का जो हम समय बेकार करेंगे या समस्या के बारे में सोचते रहेंगे कि काश मेरे पास ऐसा होता, काश मेरे पास वैसा होता, तो हमारी ज़िंदगी वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो हमें अल्टीमेटली यही देखना है कि कोई भी समस्या नहीं होती, सिर्फ एक परिस्थिति होती है जिसमें से बेस्ट ऑप्शन को चुन करके हमें उससे आगे निकलना है। और इसी चीज़ को मैं हर व्यक्ति को कहना चाहूँगा कि कोई भी परेशानी हो, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी भी तरीके की परेशानी हो, किसी में इतना मादा नहीं होता है कि वो आपको रोक सके। आपको उससे आगे बढ़ करके हमेशा अव्वल आना है, हमेशा उस चीज़ को पाना है जो आपका सपना है। और ये चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपके सामने बहुत छोटी है अगर आप उसको करने की ठान लेते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।